अस्सलाम वालेकुम जी। शफीक अवान, खालिद कयूम और सलमान आबिद के साथ मैं हूँ इसाराना खबर की खबर लेके अखबारात पे एक नज़र डालते हैं, उसके बाद फिर आगे चलते हैं। DGISI की तकर्री से मुतालिक वफाकी वजीर इत्तलात और नशरियात की वजाहत आज की तमाम कौमी अखबारात में नुमाया तौर पर शाया है। वफाकी वजीर इत्तलात और नशरियात के बयान की रोजनामा नवाए वक्त ने सुर्खी लगाई है। वजीर आजम आर्मी चीफ तवील मुलाकात, DGISI का तकर्रुर कानूनी तरीका अपनाया जाएगा। वजीर इत्तलात रोजनामा एक्सप्रेस ने वफाकी वजीर के बयान को कुछ इस अंदाज से शाया किया है। ISI सरबरा की तकर्रुरी, वजीर आजम का इख्तियार, चौधरी फवाद हुसैन। रोजनामा दुनिया ने भी इसी इशू से मुतालिक सुर्खी लगाई है। अल्फाज हैं, ISI सरबरा का तकर्रुर, वजीर आजम को कम अज कम 3 नाम भेजे जाएंगे। वजीर इत्तलात रोजनामा जंग ने सुर्खी के लिए अल्फाज इस्तेमाल किए हैं। DGISI की तकर्रुरी, वजीर आजम का इख्तियार, वजीर इत्तलात और नशरियात। और रोजनामा पाकिस्तान ने इसी इशू को कुछ इस तरह से हाईलाइट किया है। DGISI का तकर्रुर, कानूनी तरीका इख्तियार किया जाएगा, चौधरी फवाद हुसैन। अंग्रेजी अखबारात में भी DGISI की तकर्रुरी का इशू फ्रंट पेज की जीनत बना। डेली टाइम्स की लीड स्टोरी के अल्फाज हैं, DGISI टू बी अपॉइंटेड एज पर लॉ कॉन्स्टिट्यूशन। एक्सप्रेस ट्रिब्यून की टॉप स्टोरी के अल्फाज हैं, अथॉरिटी टू अपॉइंट DGISI रेट्स विद PM फवाद। न्यूज की मेन स्टोरी है, अपॉइंटिंग ISI DG PM's प्रीरोगेटिव फवाद। द नेशन ने इसी इशू को फ्रंट पेज पर कुछ इस तरह से बयान किया है, PM विल अपॉइंट न्यू ISI चीफ एज पर लीगल प्रोसीजर। और डॉन अखबार ने दूसरे अखबार के मुकाबले में नायब की इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मरियम नवाज से मुतालिक इस्तदा को हेडलाइन में लिया। नैब रिक्वेस्ट इस्लामाबाद हाई कोर्ट टू कैंसिल बेल ग्रांटेड टू मरियम। जी, ये थे आज के अखबारात की हेडलाइन और एक ही इशू उस पर ने डोमिनेट किया है। हमारे प्रोग्राम का रनडाउन क्या है वो शेयर करता हूँ आपके साथ। DGISI का तकर्रुर, कानूनी तरीके कार इख्तियार किया जाएगा, फवाद चौधरी। आलमी और मुल्की सर्वे में इमरान खान की मकबूलियत में इजाफा। मरियम नवाज के खिलाफ नैब की नई तहकीकात का आगाज। बलूचिस्तान में बुरहान मजीद शिद्दत इख्तियार कर गया। और आज के प्रोग्राम में रोजनामा जंग और पाकिस्तान का इदारिया शामिल करेंगे। अफगान अमन और तालिबान हुकूमत के हवाले से है। रोजनामा डान में जाहिद हुसैन साहब का कालम है, उसको शामिल करेंगे। और ट्विटर पर टॉप ट्रेंड है आयशा अकरम और सोशल मीडिया। जी अस्सलाम वालेकुम साहब, क्या हाल है सर? ठीक ठाक हैं आप? सब ठीक है। आगाज करते हैं आज। और एक ही इशू जो है वो छाया हुआ है कल से पाकिस्तान में, तो एक रिपोर्ट है, मैं आपसे शेयर करना चाह रहा हूँ। रिपोर्ट देख लें फिर हम बात करते हैं। जनरल बाजवा और प्राइम मिनिस्टर साहब के आपस में बहुत ही करीबी और बहुत ही खुशगवार ताल्लुकात हैं। कभी भी प्राइम मिनिस्टर ऑफिस कुछ ऐसा हरगिज़ कदम नहीं उठाएगा जिससे पाकिस्तान की फ़ौज या पाकिस्तान के जो सिपह सालार हैं उनकी इज़्ज़त में कमी हो। पाकिस्तान की फ़ौज और पाकिस्तान के सिपह सालार कोई ऐसा कदम नहीं उठाएंगे जिससे पाकिस्तान के वज़ीर आज़म या पाकिस्तान के सिविल सेटअप की इज़्ज़त में कमी हो। दोनों का एक दूसरे से क्लोज कोऑपरेशन है। वफाकी वजीर इत्तलात और नशरियात चौधरी फवाद हुसैन ने सिविल मिलिट्री ताल्लुकात के हवाले से तमाम तर कयास रइयों को मुस्तरद कर दिया। वफाकी काबीना के इजलास के बाद मीडिया ब्रीफिंग देते हुए वफाकी वजीर इत्तलात और नशरियात चौधरी फवाद हुसैन का कहना था कि पीर और मंगल के दरमियान जब वजीर आजम और आर्मी चीफ की तफसीली मुलाकात हुई, नए DGISI के लिए कानूनी तरीकाकार अपनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि वजीर आजम और आर्मी चीफ के दरमियान करीबी, आइडियल और खुशगवार ताल्लुकात हैं। वफाकी वजीर इत्तलात और नशरियात चौधरी फवाद हुसैन ने वजीर खजाना से मुताल्लिक बताया कि शौकत तरीन IMF के साथ मुज़ाकरात कर रही हैं और इसी सिलसिले में वो अमेरिका गए हैं। मैंने कहा कि पहले आगाज़ में ही कुछ 2 एक्सपर्ट्स ले लें जो इस पे बात कर लें, फिर हम अपने एक्सपर्ट्स की तरफ जाएंगे। लेफ्टिनेंट जनरल गुलाम मुस्तफ़ा साहब हमारे साथ लाइन पे मौजूद हैं और मैं चाह रहा था कि उनसे ज़रा बात कर लें। अस्सलाम वालेकुम सर। क्या सर आप समझते हैं कि मामला जो है वो कुछ हल हो गया और वजाहत के बाद अब क्या सिचुएशन क्या है? जी मैं समझता हूँ रिजॉल्व हो गया मामला था भी इतना बड़ा नहीं था मामला, जो इतना बढ़ा दिया गया। देखिए ख्वाहिशात तो उनकी ये थी कि भाई
हमारी जो सिविल हुकूमत है और फौज है आपस में एक दूसरे पे तलब करना शुरू कर दें। और पाकिस्तान में जो एक फिजा बनी हुई है, सिविल और इस्टेब्लिशमेंट सो कॉल्ड जो आर्मी है एक पेज पर है और सारे मामला में मिलकर चल रहे हैं, फैसलासाजी में भी एक दूसरे के साथ हैं। इस फिजा को बिल्कुल तबाह करने की कोशिश की जा रही थी और शुक्र है कि भाई इससे पहले ही मसला हल हो गया। अच्छा सर, अब जो तकर्रुरी है उस पे क्या कहते हैं आपके, कहाँ क्या और कब किस टाइम होगा? ये मैं समझता हूँ कि ये मामला चूंकि इतना बड़ा था नहीं, कई प्रोसीजरल प्रॉब्लम थे, ये सॉल्व आउट हो गए हैं, तो इंशाल्लाह ये मामला जल्दी रिजॉल्व होके मेरे ख्याल आज रात में कल सुबह तक ये मामला खत्म हो जाएगा और पाकिस्तान इंशाल्लाह इससे आगे निकल चलेगा। जी सर, बहुत शुक्रिया हमसे बात करने का। और आज उनका कहना है जनरल साहब का कि आज शाम तक मामला रिजॉल्व हो जाएगा। हमें अब ज्वाइन किया है साबिक वज़ीर दिफा लेफ्टिनेंट जनरल नईम खालिद लोधी साहब ने। लोधी साहब अस्सलाम वालेकुम। सर, आप समझते हैं कि मुलाकात के बाद अब मामला जो है वो हल हो गया और पहले भी कोई मामला ऐसा नहीं था जितना उछाला गया? जी, मैं समझता हूँ कि बिल्कुल एमिकेबली हल हो गया। उसके दो तीन एक इंडिकेटर तो ये है कि अगर किसी किस्म का स्टैंड ऑफ होता तो आर्मी चीफ ने जैसे विजिट किया प्राइम मिनिस्टर को और इतने साथ उनके बैठे रहे, तो ये तो अच्छे कॉर्डियल हालात नहीं होता है ना। कल शाम तक या परसों दोपहर तक आपको बिल्कुल पता चल जाएगा कि मामला हल हो गया है। हल ऑलरेडी इनफैक्ट हो चुका है, सिर्फ इसका वो रस्मी हल जो सामने आना है बस वो आना है। सर, किन लोगों ने हवा दी इस मामले को और इतना प्याली में तूफान जो मचा वो क्यों मचा और कौन क्या हुआ सर? ये देखिए, वो लोग जो शुरू से पहले दिन से कोशिश करते रहे कि इमरान खान साहब की हुकूमत किसी तरीके से नाकाम हो, कोई इनको ऐसे सुबकी हो वो और कोई बदमज़गी पैदा हो किसी भी इदारे के साथ, तो उन्हीं की कोशिश है। उसके अंदर मीडिया में भी लोग मौजूद हैं, उसके अंदर पॉलिटिकल पार्टीज में भी लोग मौजूद हैं, उसके अंदर सोशल मीडिया में भी लोग मौजूद हैं। हालांकि ऐसी चीज़ों को तो कभी हवा नहीं देनी चाहिए, कभी आगे बढ़ा। अगर कोई किसी को शक पड़े भी तो इसको तो एक कौमी मसला है, पैदा हो सकता है, इसको ढांप के रखने की जरूरत होती है, लेकिन इसको उछाला गया बिला वजह। बहरहाल अच्छा हुआ कि चौधरी फवाद साहब ने उसकी वजाहत दे दी। अब जब वो आ गई है तो मेरा ख्याल है कि अब सबको आराम से रहना चाहिए, इंतजार करना चाहिए। सर, बहुत शुक्रिया लेफ्टिनेंट जनरल नईम खालिद लोधी साहब हमसे बात करने का। शफीक साहब, दोनों जनरल गुलाम मुस्तफ़ा साहब ने भी और जनरल नईम खालिद लोधी साहब ने भी एक बात तो की कि ये इतना मसला नहीं था जितना इसे उछाला गया। कौन लोग थे सर, क्या क्यों उछाला गया? देखिए, मसला पता है क्या, मैं तो इसको एक और अपने एंगल से देखता हूँ कि जमहूरियत और सिविल सुप्रीमेसी जो वो प्रिवेल हुई है। अब पहले होता था, पिछले दौर में नवाज शरीफ जरदारी साहब के दौर में देख लो, जब ऐसी तकरीरें होती थी तब इस किस्म के मसाइल आते थे। लेकिन हमें जो पता ना हॉर्सेस माउथ से नहीं पता चलता था, हमें 2/3 5-6 सोर्स से पता चलता था और फिर जब नीचे तक बात आती थी तो कुछ का कुछ उसमें चीज़ें शामिल हो जाती थी। ये बड़ी अच्छी बात है कि प्राइम मिनिस्टर ने ये स्टैंड लिया, उन्होंने कैबिनेट में कहा कि भाई मैं प्राइम मिनिस्टर हूँ और इसका एक जो प्रोसीजर है, ये जनरल साहब ने कहा है कि प्रोसीजर जो को मसाइल हैं उसमें उनका कहना था कि समरी मेरे पास आती फिर अनाउंस होता। और वो जो उन्होंने बिल्कुल ठीक कहा कि ये अपना कहा कि अगर मैं उसी को हो सकता है उसी में उसको सेलेक्ट कर लूँ, लेकिन एक तरीका होता है, एक प्रोसीजर होता है कि मैं मुल्क का प्राइम मिनिस्टर हूँ, मैं चीफ एग्जीक्यूटिव हूँ। और फिर वो हमेशा उन्होंने दबंग बात की और ये पहली बार हुआ है कि एक प्राइम मिनिस्टर ने इस पर खुल के कहा है। और उनके जो दबंग जो हैं वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी साहब, उन्होंने भी इसको अपना क्या कहते हैं ना कि कालीन के नीचे अपना कर दो यार, मिट्टी पाओ होता है ना, उन्होंने मिट्टी नहीं डाली और पाकिस्तान के अवाम को और अपना मीडिया को और सियासतदानों को सब क्लियर बताइए क्या हुआ। बिल्कुल सही। असल में जो आपने बात की ना चाय की प्याली में तूफान, ये हमारे मीडिया ने उठाया है। सिवाय एक दो मीडिया हाउसेस के आप देख लें, मैं रात इंडिया के चैनल देख रहा था, नहीं ऑलमोस्ट वही बोल रहे थे, उसको इस तरह उठा रहा है जिस तरह के हमारे यहाँ कुछ लोग उठा रहे थे। अब यार इंडिया ने तो इसको एक्सपाइट करना ही है और वो अपना अल्फाज इस्तेमाल कर रहे थे वो तो हम तो नहीं कर सकते। लेकिन हमारे जो मीडिया हाउसेस हैं जिसमें सर फहरिस्त जो है, मैं आप मुझे इशारे कर रहे हैं, मैं नाम लेने से बाहर नहीं आऊँगा, जंग ग्रुप जी और कुछ हैं, वो उसको मजीद आग लगा रहे थे। भाई जनरल साहब ने ठीक कहा कि भाई हमारा कौमी मसला था पर ये एमिकेबली हल हो सकता था। और पहली बार मैंने कहा ना, प्राइम मिनिस्टर और फवाद चौधरी साहब ने आके उसको छुपाया नहीं, आवाम के सामने रख दिया, ये हुआ था और ये हम करने जा रहे हैं और ये मसला हल हो गया है।
और मेरा ख्याल है कि मीडिया को ना ऐसे सेंसिटिव मामला पे सिर्फ अपनी रेटिंग के लिए ना इतना आगे नहीं आना चाहिए कि जो कौमी सलामती या कौमी जो हमारे सिक्योरिटी के मसाइल हैं उसको जो कोई और एक्सप्लॉइट करे, इंडिया XYZ दूसरे एक्सप्लॉइट करे, और कुछ थोड़ा बिहेव करना चाहिए। हर चीज़ में रेटिंग के पीछे नहीं जाना बिल्कुल चाहिए। ठीक। खालिद साहब से ज़रा, सलमान मैं फिर आपकी तरफ आता हूँ। खालिद साहब, शफीक साहब ने इस ओवरऑल सूरत हाल पे बात की, ये कौन लोग थे मीडिया के और इनकी ख्वाहिशात पर मबनी तज्ज़िये और तबसरे जो थे कल अरूज पे थे, क्या हुआ क्या? देखिए, असल में ये है कि ये जो हमारे मीडिया के अंदर हमारे जो सहाफ़ी हजरात और ख़ास तौर पर कुछ मीडिया ग्रुप जिनके नून लीग के साथ माजी में भी जब नून लीग की हुकूमत थी और अब भी उनके जो मफादात नून लीग के साथ जुड़े हुए हैं, उनकी तरफ से ज़्यादा सोशल मीडिया पर इस मसले को उछाला गया। और ख़ास तौर पर मैं आपको बताऊं कि जो मफादात की हम बात करते हैं तो उसमें एक ग्रुप ऐसा भी था जो अदारों के दरमियान तसादम चाहता है, और इस ग्रुप के जो हेड हैं वो मोहतरम नजम सेठी साहब हैं। हाँ, और नजम सेठी साहब के जो मफादात हैं नून लीग के साथ, वो आप सबको इल्म है कि किस तरह चौधरी परवेज़ इलाही ने जरदारी साहब को उनका नाम दिया निगरान वज़ीर अल्लाह के लिए, और पीपल्स पार्टी ने जब उनका नाम दे दिया, फ्लोट कर दिया और जब लेटर लिख दिया, तो उसके बाद मसूफ अपनी जोजा मुहतरमा के हमरा सीधे रायवन पहुंच गए और वहां जाकर नून लीग के साथ जो है वो डील कर ली। और जिस तरह नून लीग की जो पंजाब में शहबाज शरीफ की हुकूमत थी, उसकी जो मशीनरी थी, इंतज़ामी मशीनरी थी, उसको नजम सेठी साहब ने बतौर निगरान वज़ीर आला बरकरार रखा, किसी को तब्दील नहीं किया। फिर आपको पता है कि PTI की तरफ से 35 पंक्चर लगाने का जो इल्ज़ाम था वो भी इनके ऊपर आया था, और उसके बाद फिर उनको नवाजा गया और PCB का किस तरह उनको चेयरमैन बनाया गया। और मैं आपको बताऊं कि इनके साथ ये 2-3 लोगों का टोला है सेठी साहब के साथ, और जिस तरह वो आप उनके जो 15 दिन पहले का व्हील आ गया वो उठाकर देख लें, और 15 बाद देखे, कोई उनकी बात सच साबित नहीं होती। बिल्कुल ठीक। और अगर आम आदमी इनकी बातें सुने तो इतनी इस किस्म की बातें ये करते हैं कि लोग जो हैं अब वो मुल्क छोड़ने पर मजबूर हो। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। सलमान साहब, मीडिया हाउसेज और सहाफ़ियों के किरदार के ऊपर बात हो रही है, जो ख्वाहिशात पे मबनी तबसरे और तज्ज़िये होते हैं करें, हर सहाफ़ी के अंदर एक बाइज्ड, एक मुतासिब किस्म का आदमी होता है और वो नेचुरल है, कहीं ना कहीं वो अटैच होता है। लेकिन बहुत सारे मामलात ऐसे होते हैं जो हाईली सेंसिटिव होते हैं, उन पे बात करते हुए सहाफ़ी को मैं आपकी राय लेना चाहता हूँ कि सहाफ़ी को उस वक्त तो थोड़ा सा इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि ये मामला बड़ा हसास है। देखिए सारा सबसे पहले, क्योंकि ये मसला काफ़ी हद तक रिजॉल्व हो चुका है, सबसे ज़्यादा इस कल रात जो मायूसी हुई होगी ना, इन सियासी मुहिम जो लोगों को होगी, जो मीडिया के अंदर मौजूद है, यानी जो इस बुरहान से एक नया क्राइसिस क्रिएट करना चाहते थे। और वो क्राइसिस क्या था कि दोनों फरीकैन जो है एक दूसरे से दस्तों गिरबान हो जाए और एक ऐसा टकराव पैदा कर दें कि जिसके नतीजे में फिर यहाँ एक बड़ा सियासी तूफान आ जाए। और मैं इनकी ट्वीट्स देख रहा था कि जिस अंदाज से माशाल्लाह वो ट्वीट कर रहे थे ना, लगता ये था कि जैसे वो कोई सिक्योरिटी के एक्सपर्ट्स हैं और तमाम डायनामिक्स को अंडरस्टैंड करते हैं और मीटिंग में मौजूद हैं, और हर चीज जो है प्राइम मिनिस्टर या आर्मी चीफ उनके मशवरे से ये तमाम चीजें करने की कोशिश कर रहे हैं। रात उनको तो शदीद सदमा पहुंचा है, पहली बात तो ये है, और उनको लगा कि वजीर आजम एक बार फिर सुरखरू होगा यहाँ से, और जो बुरहान हम पैदा करना चाहते थे वो नहीं होगा। एक बात। दूसरी बात देखिए, जब हम तज्जियों को बुनियाद बनाकर ख्वाहिशात को चीज़ों को डोमिनेट करेंगे ना, और ख्वाहिशात भी देखिए एक होती है लाशऊरी तौर पे, यानी मेरी ख्वाहिश है आपको ऊपर होना चाहिए, इनको ऊपर होना चाहिए, एक जो लाशऊरी तौर पे नहीं बल्कि शऊरी तौर पे आप अपनी ख्वाहिशात को बनाते हैं। वो कहाँ से आती हैं? वो किसी एजेंडे के तहत आती हैं, वो किसी जिसे कहते हैं ना स्पॉन्सर्ड होती हैं। आप उसको लेके आते हैं और आप लोगों को सियासी तौर पर गुमराह करने की कोशिश करते हैं और लोगों को बताते हैं कि हम ये जो है ना सारा सच बता रहे हैं। इन्होंने नजम सेठी का नाम लिया, जरा आप तलत हुसैन के ट्वीट देखें, आप जरा गरीदा फारूकी के ट्वीट देखें, आप और लोगों के ट्वीट देखें। सलमान, गरीदा फारूकी का आपने नाम लिया, तो गरीदा फारूकी को चाहिए कि कभी कभी
आपने जो उनके अपने वाकयात हैं, जिस तरह अपनी एक मुलाजमा के साथ उन्होंने तशद्दुद किया, उसके वालिदैन को मिलने से रोका और किस तरह उनके खिलाफ FIR का भी कभी जिक्र कर दिया गया। मैं सिर्फ ये कह रहा था, देखिए ये सारे सिर्फ अपनी रेटिंग के लिए करते हैं। देखिए बात यह है कि आपने भी कहा, जनरल साहब ने भी कहा, हम सब ने कहा कि एक प्रोसीजरल, एक टेक्निकल किस्म के इश्यूज थे, उसको जिस तरह का एक सियासी रंग दिया गया ना, और जिस तरह से ये कहा गया कि दोनों ने आस्तीनें चढ़ा ली हैं, यानी ये देखिए कि क्या सोच। अब इसका फायदा किसको हुआ? जो शफीक अवान ने बात की है। मैं कल खुद हिंदुस्तान का मीडिया देख रहा था, वहां एक पूरे के पूरा चाय की प्याली में तूफान बरपा है कि पाकिस्तान के अंदर एक बड़ी लड़ाई हो गई है, इमरान खान साहब इधर खड़े हो गए, फौज इधर खड़ी हो गई है। ये फायदा किसको गया? जो पाकिस्तानी मीडिया के लोगों ने किया। ये उन लोगों को गया जो पाकिस्तान को कमजोर करना चाहते हैं, और एक ऐसे मौके पे जिस वक्त हमारी रीजनल पॉलिटिक्स के इश्यूज, जिस वक्त इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के इश्यूज, जिस वक्त डोमेस्टिक इश्यूज जो है वो सीरियस हैं, तो मैं ये समझता हूं कि जो सिविल मिलिट्री ताल्लुकात में दरार डालने की कोशिश थी वो फिर नाकाम हुई है। और ये मैं आपको बता दूं, हम सब जो है माजी के हुक्मरानों को भी देखते रहे, जितनी बेहतर वर्किंग रिलेशनशिप इस वक्त है, और उसका नतीजा देखें ना क्या निकला। एक इशू आया, दोनों के दरमियान मुलाकात हुई, दोनों के दरमियान बातचीत हुई, दोनों के दरमियान कंसल्टेशन हुई, दोनों के दरमियान कॉन्सेंट हुआ, और दोनों के दरमियान इत्तेफाक राय सामने आ गया। राना साहब, अपना ये जब अब ख्वाहिश या तजिए को खबर बनाते हैं ना, वहाँ खराबी पैदा होती है। और कल 12 अक्टूबर भी था और उसके ताने बाने मिलाए जा रहे, तो आप भी सब कुछ देख रहे हैं, तो आपने इसको कैसे ऑब्जर्व किया? और क्या शफीक साहब देखें, बात यह कि हम सारे सहाफ़ी हैं और इसमें कोई शक नहीं है कि हम साफ़ी होने के बावजूद हम अक्ले कुल नहीं हैं। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, मैं एक प्रोग्राम में था तो उन्होंने मुझसे मईशत पे सवाल किया, तो मैंने कहा भाई मैं तो अपने घर का बजट नहीं चला सकता, तो मैं मईशत पे कैसे बोलूं? ठीक है ना, साहबाजों में मईशतदार नहीं हूं। हमारे कुछ तजिया निगार जो है ना, वो चिंची चलाने से लेके और थंडर तक उनको सब पता है। मिसाल के तौर पे कल मैं सलीम साफ़ी साहब को सुन रहा था, वो भट्टी साहब, क्या नाम है उनका, इरशाद भट्टी साहब को सुन रहा था। अब इरशाद भट्टी साहब का क्या ताल्लुक यार सिविल मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के ताल्लुकात पे वो कमेंट्स करने का? उन्हें क्या पता कि मैकेनिज्म क्या है? वो लिखा हुआ वो पढ़ रहे थे और उसमें वो बोले जा रहे थे। बात सिर्फ ये है कि देखिए हम सहाफ़ी हैं, ठीक है, ये जो कहा जाता है कि साफ़ी गैर जानिबदार होता है, लेकिन यार हम पाकिस्तानी हैं। इस टाइम हम पाकिस्तान एक क्राइसिस से गुजर रहा है, हम इंटरनेशनल दबाव में हैं। अफगानिस्तान के हवाले से हम पे सबसे ज्यादा दबाव है, हम पे ऐसे ऐसे इल्जामात भारत गढ़ रहा है। अभी कल फिर इस हालात में हमारे जो ट्वीट्स हैं और हमारी जो टीवी के ऊपर बात है वो इंडिया वाले चलाते हैं एज मसाला लगा जैसे साहब हमें किसी दुश्मन की जरूरत नहीं है। तो हमें, मेरा ख्याल है कि कुछ मामलात पे एहतियात करने। खालिद यूसुफ साहब ने एक बार सही पॉइंट आउट किया था, एक मीडिया हाउस तो कहता है मैं हुकूमत बनाता हूँ, हुकूमत तोड़ता हूँ। एक मीडिया हाउस जो है वो इस हद तक इन्वॉल्व था और सेठी साहब भी उसी की पैदावार है। बिल्कुल। इसने जो नजम सेठी की हम बात कर रहे थे, नजम सेठी तो यहाँ तक चले गए कि उसने नून लीग के साथ डील करवा दी। तो उसके बाद देखे और शहबाज शरीफ साहब आए और उन्होंने जो 2023 में इंतखाबात का शफाफ इंतखाबात की बात कर रहे थे फजल रहमान के साथ, उन्होंने फौरी इंतखाबात का मुतालबा कर दिया। शुक्र करें उन्होंने ये नहीं कहा कि नवाज शरीफ साहब लाहौर पहुंच गए और अभी वो वजीर आजम हाउस जा रहे हैं, उनकी शेरवानी सिल गई है। अच्छा, इस सारे हवाले से ना फवाद हुसैन चौधरी साहब का एक छोटा सा मैं क्लिप दिखाना चाहता हूँ, उन्होंने क्या कहा इस सारी सूरत हाल पे, वो क्लिप देखिएगा। सोशल मीडिया में तो बड़े बड़े लंबे लेक्चर दिए गए कि जी खत्म, सब कुछ खत्म। आप क्या कहते हैं? हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, या वो दूसरा भी है ना कि वो क्या है, वो हसरत उन गुंचों पे जो बिन खिले मुरझा गए। हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत निकले मेरे अरमा मगर फिर भी कम निकले, चलो जितने निकल गए वो निकल गए। ये जायद हुसैन साहब का कालम जो आज डाउन में छपा है वो इसी बैकग्राउंडर के साथ सिविल मिलिट्री ताल्लुकात, वो कहते हैं एक तवाज़ुन पैदा होना चाहिए और एक पेज पर हैं दोनों बिल्कुल, और पाकिस्तान के जहाँ पे मुफादात हैं पाक फौज और सिविल हमारी हुकूमत जो है, हम एक ही तरह एक ही जगह पे खड़े हुए। और वो ये कहते हैं कि तहरीक तालिबान से जो मुज़ाकरात का फ़ैसला है ये इसके अच्छे नताइज निकलेंगे तो जो चल रहे हैं। और फिर ये कि वो कहते हैं जमहूरी इदारों के साथ ताल्लुकात को मौसर बनाने की ज़रूरत है। अच्छे पॉजिटिव वो हैं उनकी सोच। बुनियादी बात उन्होंने की है कि जो सिविल मिलिट्री ताल्लुकात होते हैं ना, ये उसी वक्त ग्रो करते हैं जब आपके डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन जो है वो स्ट्रॉन्ग हो। अब डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन से क्या मुराद है? डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन से मुराद है हमारी पॉलिटिकल पार्टियाँ,
हमारी पार्लियामेंट, हमारी कैबिनेट, हमारा पॉलिटिकल स्ट्रक्चर जब ये परफॉर्म कर रहा होगा तो उसमें सिविल मिलिट्री ताल्लुकात जो है वो फिर मिसाली होते हैं। बिल्कुल ठीक और उसमें उन्होंने कहा है, देखिए बुनियादी बात ये है कि पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में, मैं इसलिए कह रहा हूं जैसे भी आपने खुद भी कहा इसार, कि जो चैलेंज है ना पाकिस्तान का इस वक्त वो एक इंटरनल और एक्सटर्नल कॉन्टेक्स्ट में, और जब मैं एक्सटर्नल कहता हूं तो रीजनल कॉन्टेक्स्ट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको पता है कि जो आर्मी चीफ ने भी कहा और प्राइम मिनिस्टर ने भी कहा कि जो नई अपॉर्चुनिटीज क्रिएट हो रही है ना इस वक्त रीजनल पॉलिटिक्स में, अगर हमने इसका फायदा नहीं उठाया तो हम अपना नुकसान खुद करेंगे। अब इसका फायदा उठाने का तरीका यह है कि हमें सिविल मिलिट्री ताल्लुकात को भी मौसर बनाना है, अपने डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर को भी स्ट्रॉन्ग करना है, अपनी गवर्नेंस को भी इंप्रूव करना है, और खास तौर पे जो इन्होंने कहा ना कि अपोजिशन को साथ लेके चलें। अब ये जो इन्होंने बात की ना कि अपोजिशन को साथ लेके चले, अब वहां ये भी तो मसला होना चाहिए ना कि अपोजिशन भी क्या साथ चलना चाहती है क्योंकि हमारे यहाँ एक प्रॉब्लम ये है कि अपोजिशन ये समझती है कि अगर हमने हुकूमत का साथ दिया तो इशू तो रिजॉल्व हो जाएगा। हम तो इशू को क्रिएट करना चाहते हैं, हम तो इशू को पैदा रखना चाहते हैं, उसको मेंटेन करना चाहते हैं। तो मेरा ख्याल है कि जो बुनियादी लर्निंग है ना कि पाकिस्तान में जो लोग भी सिविल मिलिट्री ताल्लुकात में दरार डालने की कोशिश कर रहे हैं ना, वो एक्चुअली फायदा पाकिस्तान को कम और अपने गैर मुल्की लोगों को या गैर मुल्की ताकतों को ज्यादा फायदा बिल्कुल ठीक है। इसमें पता है कि जो मैं रात सारे प्रोग्राम देखे हैं, हमारी जो पार्टी है अपोजिशन की, वैसे तो उनको कोई किसी हम सारे अखबार खंगालते रहे, सब हमें उनका कोई इस हवाले से कोई बयान नहीं है, अच्छी बात है उन्होंने, लेकिन उनके जितने भी नुमाइंदगान थे जो पीटीवी के 7 से 12 शो में आए हुए थे, किसी ने इस इशू पे बात नहीं कर, बात की तो मोहतात बात की है। मेरा ख्याल है कि ये उसका मैं अप्रिशिएट करना चाहिए। पहली बार अपोजिशन जो है चौधरी ने भी अपोजिशन ने उसको उस तरह नहीं किया जिस तरह हमारा मीडिया खेल रहा है, और मीडिया एंकर ने सवाल किए लेकिन अपोजिशन जो मेंबरान थे उन्होंने बड़े मोहताज जवाब दिए, और ये एक अच्छी पॉजिटिव। शफीक साहब, आप सारी अपोजिशन को ये नहीं इस तरह कह सकते कि सारी अपोजिशन ने बड़ी जिम्मेदारी का मुजाहरा किया है। और मैं आपको बताऊं कि सबसे पहले इसको जो है वो इस्तेमाल करने की कोशिश नून लीग ने की है, और नून लीग की लीडरशिप तो खुलकर, और अगर मैं कहता हूँ पीपल्स पार्टी आप कह सकते हैं कि एक ऐसी जमात है जो इस सारे इशू से बाहर रही है और खामोश रही है। ठीक है, अच्छा जी ये बताइए शफीक साहब कि ये जो सर्वे होते हैं, एक सर्वे तो पाकिस्तान में 2-3 हैं, जैसे पिलडॉट है और गैलप है, फाफिन है, ये सर्वे करते हैं। अच्छा, एक सर्वे अभी हबीब अकरम साहब ने दुनिया टीवी में, वो एंकर भी हैं और वो हमेशा करते हैं और मेहनती आदमी है। अब कैमरा लेके वो निकल जाते हैं, अवाम में जाते हैं, अवाम से बराह रास्त बात करते हैं, ये ज्यादा ऑथेंटिक है। हबीब अकरम रूम में बैठकर नजम सेठी की तरह तजिया नहीं करते। हबीब अकरम के को मैंने सर्वे जो है ना, सर्वे अवाम का टेम्परेचर बताते हैं आपको, ठीक है, और सर्वे में ना वो लोग कहते हैं 1000, 2000, 5000 बंदे करके ये रिजल्ट निकाल देते हैं। उसमें हर सेगमेंट ऑफ सोसाइटी उसमें होते हैं, प्रोफेसर होते हैं, जर्नलिस्ट होते हैं, लेबरर होते हैं, आम आदमी होते हैं, डॉक्टर होते हैं, और फिर सियासतदान होते हैं। अच्छा शफीक, इसमें वो चॉइस करते हैं कि लोगों से मिलने का, या रैंडमली जो मिल जाए? वो एक बड़ा सवालनामा भेजते हैं आपको, उसमें 50-60 सवाल होते हैं। अच्छा, उसका आप जवाब देते हैं, और कुछ जैसा हबीब अकरम साहब हैं, ये मीडिया अपना पब्लिक में जाके बात करते हैं, तो वो पूरी सोसाइटी के हर सेगमेंट ऑफ सोसाइटी का एक आपके पास फीडबैक आता है कि ये फलां के खत, उसके बेस पे वो बनाते हैं। ये जो इंप्रेशन है कि यार 2000, 5000 बंदे ये कैसे रिफ्लेक्ट करता है, तो ये रिफ्लेक्ट ऐसे करता है कि तमाम सेगमेंट ऑफ सोसाइटी को उसमें करके, और ये बड़ी अच्छी बात है कि ना जितने भी सर्वे अब तक हम 3 सर्वे जो हैं उसमें प्राइम मिनिस्टर को उन्होंने आगे दिखाया है। अब देखें अपना केपी में जो अपना पिछली हुकूमत थी अपना इसमें पीटीआई की, तो हर बंदा कह रहा था कि जो केपी के लोग हैं ना वो किसी हुकूमत को दूसरा मौका नहीं देते, लेकिन जो सर्वेस थे, सर्वे ये कह रहे थे कि दूसरा मौका भी जो लग रहा है पीटीआई को मिलेगा, और यही हुआ। यानी सर्वे जो है ये दे आर वर्थ, ठीक, इसको जो ये कहते हैं ना कि सर्वे की यार 10 बंदों कर लिया, 20,000 बंदों को कर लिया, तो ये केपी की मिसाल सामने है कि दूसरी बस किया, और उसमें सर्वे जितने सर्वे आए थे उन्होंने इसको पीटीआई को ही आगे की। तो फिर जो जनरल इलेक्शन से पहले जो सर्वे आए थे ओवरऑल, उसमें भी उन्होंने पीटीआई को आगे दिखाया कि मुस्लिम लीग नून बड़ा उसमें तड़फी थी, ये क्या है। जब सर्वे आते थे अपना मुस्लिम लीग नून के दौर में, उस वक्त वो अपना मीठा अब करवा गड़बड़ थू, तो सर्वे मीन समथिंग, और ये पब्लिक का टेम्परेचर बताते हैं। ये सर्वे जो हुआ है, जरा मैं चाह रहा हूँ आप डिटेल उसकी दें। हबीब अकरम साहब ने जो सर्वे किया, 3 सर्वे आए हैं इस वक्त, ठीक है। एक सर्वे तो द इकोनॉमिस्ट ने किया है, ठीक है, और इकोनॉमिस्ट ने ये कहा है कि इमरान खान के ऊपर जहाँ बहुत से सवालात उठाए जा रहे हैं, उनके तजर्बे के मुताबिक, उनकी तज्जिये के मुताबिक, उनकी रिपोर्ट के मुताबिक 2023 के इलेक्शन में इमरान खान जो है वो पॉपुलर लीडर होंगे प्राइम मिनिस्टर के लिए अगेन।
अच्छा। और उन्होंने 2-3 बातें उसके बारे में की हैं। एक वजह तो उन्होंने की कि जनाब वो अफगान बुरहान का जो हल है उसमें लोग इमरान खान के किरदार को ज्यादा बेहतर तौर पे देखने की कोशिश कर रहे हैं, और वो एक विजनरी जिसे कहते हैं ना, और ये जो आर्टिकल है पाकिस्तान गॉट्स इट्स वे इन अफगानिस्तान, ये उसके अंदर ये सारी बातें की गई हैं। तो उसने ये कहा है कि उनका ख्याल ये है कि 2023 के इलेक्शन में इमरान खान साहब दोबारा प्राइम मिनिस्टर बन सकते हैं, क्योंकि उनको पॉपुलैरिटी भी उनकी बड़ी है और उनके मुकाबले में अपोजिशन का कोई बड़ा स्ट्रॉन्ग नाम जो है ना ठीक है, वो उनको मैं ये नजर नहीं सर्वे आता। पे मैं चाह रहा हूं जरा इस पे आपसे वो- दूसरा सर्वे जो है वो आपका हुआ है गैलप का। गैलप ने कहा है कि 49% लोग जो है ना वो आज भी इमरान खान की अब तक की 3 साल की हुकूमत से मुतमईन हैं। बिल्कुल ठीक अब है। आप आ जाएं हबीब अकरम के सर्वे पे। हबीब अकरम ने बुनियादी तौर पे पेशावर और लाहौर का सर्वे किया है, ठीक पूरे है। पाकिस्तान का नहीं किया। ठीक है। हबीब अकरम के बकौल जैसे अभी शफीक अवान ने कहा कि जो पेशावर शहर है वहां बड़ी इंपॉर्टेंट बात देखें कि 49% लोग जो हैं वो अब भी पीटीआई को साथ खड़े हैं और सिर्फ 19% है बाकी तमाम जमातें। यानी उन्होंने कहा कि अगर इलेक्शन होंगे तो आप देखिएगा कि पीटीआई दोबारा 3rd टाइम वहां पे आ सकती है। लाहौर के कॉन्टेक्स्ट में बड़े दिलचस्प नतीजा उन्होंने निकाला है। उन्होंने कहा कि अगरचे लाहौर में इस वक्त पीएमएलएन को 37% और पीटीआई को 32% है, लेकिन याद रखिए कि 2019 में पीटीआई पीएमएलएन जो है वो 37% के मुकाबले में 57-58% थी, नीचे आ गई ना, 10%। पहले ऊपर थी 2019 हाँ। में, अब वो 19% नीचे आई है। यानी लाहौर के अंदर भी जो पॉपुलैरिटी है वो इमरान खान की 2019 के मुकाबले में बड़ी है। खाई साहब आप क्या कहते हैं इस पर? अच्छा देखिए, मैं समझता हूँ कि ये जो सर्वेज आ रहे हैं जिनका सलमान ने जिक्र किया है, 2-3 किस्म के सर्वे हैं। अभी तो देखिए ये जो सर्वे हैं बहुत कबल अज़ वक्त है। और मैं समझता हूँ कि 2023 के इंतखाबात से कबल जो सर्वे आएंगे 2022 में 2023 से इलेक्शन से पहले, तो वो जो सर्वे होंगे फिर उन पर जो है उनको जो है वो बेहतर अंदाज में देखा जा सकता है। और दूसरा, ये जिन सर्वेज की सलमान ने बात की है, इनका हम जो अमली रिजल्ट है वो अब लाहौर के अंदर ही, लाहौर का सर्वे हुआ है और लाहौर के अंदर ही एक ज़िमनी इलेक्शन जो है दिसंबर में होने वाला है, वहाँ पर पता चल जाएगा। लेकिन ये दूसरा मैं आपको बताऊँ कि आपने बात की पेशावर के अंदर कि वहाँ पर बड़े सर्वे जो हैं वो अच्छे आ रहे हैं पीटीआई के वाले से। मैं समझता हूँ कि इसी तरह के सर्वे पीटीआई के पंजाब में बेहतर आने चाहिए और यहाँ पर जो गवर्नेंस है उसको बेहतर बनाने के लिए 2023 से पहले जो है अब वो पीटीआई की हुकूमत को अपना किरदार जो है पंजाब के अंदर अदा करना चाहिए, क्योंकि असल जो जंग होगी 2023 के इलेक्शन में, जो असल जंग होगी, जिस तरह वज़ीर आज़म भी कह चुके हैं, वो मैदान जंग पंजाब होगा। अच्छा इसारा साहब आप बताएं ना कि अब देखिए जो पंजाब है जो इस वक्त बुनियादी मरकज होगा 2023 के इलेक्शन में, जहां तय होना है कि इमरान खान और पीएमएलएन के कॉन्टेक्स्ट में, आपको क्या लगता है कि इस वक्त चैलेंज क्या है पंजाब के अंदर इन दोनों पार्टियों के कॉन्टेक्स्ट में? अच्छा देखें, एक चीज़ तो हम चारों ने विटनेस की हुई है कि अचानक एक हवा बनती है, लहर बनती है, मोमेंटम, ठीक है ना, और वो मोमेंटम बनता है और फिर लोग उसके साथ साथ खुद ब खुद एक खामोश वोटर्स होते हैं जो उस मोमेंटम से मुतासिर होते हैं और उसका हिस्सा बन जाते हैं। अच्छा अभी देखें, अगर हम रैशनल होकर सोचें तो पीटीआई को महंगाई का और कुछ इस तरह के चैलेंजेस का सामना है और आम आदमी किसी हद तक वो परेशान है। और ये बात हबीब अकरम ने अपने सर्वे में भी किया है कि लोगों का बुनियादी मसला सिर्फ महंगाई है जिस पे लोग ज्यादा परेशान हैं। अच्छा, उस पे ये कि अब हुकूमत काम कर रही है, इन्होंने इसे संजीदगी से लिया है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने बहुत संजीदगी से कहा कि भाई इस मसले को हल करें। आने वाले दिनों में आप देखेंगे चीनी की कीमतें कम आएंगी। इस प्रोग्राम में मैं कह रहा हूँ कि आप देखिएगा कि होंगी और चीज़ें सब्सिडी जो है वो बहुत सारी चीज़ों के ऊपर। चीनी की कास्ट पड़ रही है इम्पोर्टेड चीनी की, वो 114 रुपये में पड़ रही है और हुकूमत सब 28 रुपये उसमें सब्सिडी दे रही है और 90 रुपये में अब उसकी पूरे पंजाब के अंदर जो है वो सेल शुरू होगी। तो ये एक तो ये डिपेंड करता है हवा पे, और दूसरी चीज़ ये कि पाकिस्तान में इतने साइंटिफिक वो नहीं होते। अमेरिका में आप देखें कि अमेरिका इतना साइंटिफिक वो करते हैं सर्वे जो वक्तन फवक्तन आते रहते हैं पॉपुलैरिटी के हवाले से। वहां पे भी सर्वे आपको याद है जब हैरी क्लिंटन का और ट्रंप का इलेक्शन हुआ था सब उलट गए थे। अच्छा वो उसमें बात ये है कि ये ना
सिर्फ हम जैसे ममालिक के ऊपर इल्ज़ाम लगता है इलेक्शन के अंदर आगे पीछे का, अदरवाइज तो आपको पता है कि केंटकी और 2, 3, 4 के तो रिजल्ट ही गुम हो गए थे और उसके बाद वो मामला ही बदल गया जो होना था। एक ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद बात करेंगे हम मरियम नवाज साहिबा के हवाले से। नैब ने नई तहकीकात का आगाज़ किया। सर एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आते हैं। नैब ने तहकीकात का आगाज़ किया, हंसी शफीक के अवान के चेहरे पे आ गई है। एक ब्रेक ले रहे हैं जी, ब्रेक के बाद आते हैं। जी वेलकम बैक जी। अब एक चीज़ अब मैं कल भी भूल गया था और आज भी प्रोग्राम से पहले मुझे याद थी, मैं भूल गया। परवेज़ मलिक साहब मैंने उनका इंतकाल हो गया, अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद फरमाए। और वज़ेदार आदमी थे, रख रखाव वाले आदमी थे और बड़े नफीस नरम मिजाज, बड़े जिसे कहते हैं ना हर एक के साथ एहतराम से पेश आने वाले और जीतने वाले। हम उनके अहले खाना के गम में बराबर के शरीक हैं और दुआ गो हैं कि अल्लाह ताला परवेज़ मलिक साहब को अल्लाह ताला उनको बहुत बुलंद मुकाम अता फरमाए और उन्हें जन्नत में आला दर्जे पे फायज करे। जी शफीक साहब, माय बेस्ट फ्रेंड का मजमून में चाह रहा था आपसे शुरू करूं। ये तो आपने मेरे पे पेश कर दिया। तालिब फरीदी ने ये खबर कल दी थी, आज फिर जंग में भी छपी है और एक्सप्रेस में भी छपी है। सबसे पहले तालिब फरीदी ने ब्रेक की थी डिजिटल मीडिया पे जो एक्सप्रेस का उस पे आई थी जी। अच्छा, खबर मैं ज़रा आपको थोड़ा सा सुना दूं। खबर ये है कि जी मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज़ के खिलाफ शमीम शुगर मिल्स तहकीकात में पेशरफ्त हुई है। नैब लाहौर ने शमीम शुगर मिल्स की ख़रीदारी के बाद फ़रोख्त की दस्तावेज़ात भी हासिल करनी है। मरियम सफदर, यूसुफ अब्बास और अब्दुल अजीज़ शमीम शुगर मिल्स के शेयर्स में शामिल थे। बस इतना काफ़ी है, बाकी तो सारों को पता है। और आपको वो भी पता है कि मरियम साहिबा ने कहा था कि लंदन तो क्या, मेरी तो पाकिस्तान में भी कोई जायदाद नहीं, मेरे पास तो 1 रुपया भी नहीं है। एक ही निकल रहे हैं विचों। अब देखिए मसला पता है क्या है कि हम अपना प्रोसीजर्स में पड़ जाते हैं ना। ये सबको पता है कि मरियम साहबा ने क्या कहा कि मेरी वहाँ तो क्या पाकिस्तान में कोई जायदाद नहीं है। फिर जायदादें इनकी निकलनी शुरू हो गई। फिर मियाँ नवाज शरीफ साहब जो है उन्होंने पार्लियामेंट के फोरम पे क्या कहा कि ये मेरे असासे है। और जब उनसे अदालत में पूछा गया कि भाई, वो कहते हैं वो तो मेरा सियासी बयान था। और ये देखें, ये अखलाकियात, सियासत में अखलाकियात को बहुत अहमियत है। और अब अगर आप अखलाकियात पे आप नहीं हैं तो फिर आप चाहे अदालतें बरी कर दें, कुछ भी हो जाए, लेकिन जो आप एक बार ठप्पा लग जाता है, अवाम देखिए, अवाम से बड़ा जज कोई नहीं है। बिल्कुल ठीक। अवाम को देखते हैं कि भाई कल ये बंदा साइकिल पे था या कल के बंदे ये हालत थी, आज इसकी 24 फैक्ट्रियाँ हो गई और 25 अरब रुपए किसके अकाउंट से निकल रहे हैं? हमजा शहबाज के। बिल्कुल वो कह रहा है कि मुझे पता ही नहीं है, लिख के दिया, और ये कह रहे हैं मुझे पता ही नहीं, मुझे कौन डाल गया। अब यहाँ देखें, ये एक होता है आपका इंक्वायरी, एक होता है परसेप्शन। वो डाल गया। हाँ, देखें परसेप्शन जो है ना, देखिए सियासत में चलता है परसेप्शन। बिल्कुल सही। वो जब करते ना हवा, इस तरह परसेप्शन में एक बार कायम हो जाए ना, और इवन आप मुस्लिम लीगियों से पूछे, मैंने कहा यार तेने कोई पैसे ने किमें आए, आप हमें पता है कल क्या थे आज क्या है। वो कहते हैं कि भाई बस हमारे लीडर हैं, उनके साथ ही हैं। अब मसलन नैब का मसला पता है कि नैब केस पे केस बनाता है लेकिन अंजाम तक कुछ नहीं पहुंचाता। यानी एक के बाद एक केस, एक के बाद एक केस, एक बाद एक केस, लेकिन होता ये है कि उनकी ज़मानतें हो जाती हैं, वो बाहर चले जाते हैं। और फिर अदालत मौजूद के साथ ये भी कहती है कि इसको 9 दिन तक या 10 क्या था कि गिरफ्तार नहीं किया जाए, हमें बताए बगैर। अब देखें, जब आपको इसके रिलीफ मिलेगा
तो फिर या तो सबके साथ इंसाफ सबके साथ होना चाहिए, जो मेरे और आपके साथ हो रहा है वे सबको जो उनको रिलीफ मिल रहा है वो हम सबको मिलना चाहिए। सिलेक्टेड जस्टिस नहीं होना चाहिए। और नायब ने एक और केस कर दिया, अल्लाह करे अंजाम को पहुंच जाए, लेकिन हमें मुझे नहीं लगता कि वो अंजाम को पहुंचे। उसमें देखे ना, उन्होंने 5 के 6 उन्होंने उसमें अपना डेफर किया उन्होंने केस जो उनको चल रहा है, ऑलरेडी चल रहा है ये एवन फील्ड के वाले से। तो हमारे अदालती निज़ाम को भी बेहतर करना चाहिए। जो नैब का नया ऑर्डिनेंस आया है उसमें एक डे टू डे हियरिंग, अल्लाह करे ऐसा हो। और जितने भी चाहे वो कसूरवार है चाहे वो अपना बिल्कुल ठीक है, कसूरवार नहीं है, गिल्टी है या नहीं है, ये चीज़ें अदालत को डिसाइड करनी चाहिए, तय होनी चाहिए। अदालतें मजीद बन रही हैं और नैब को भी थोड़ा अल्लाह के बंदो, थोड़ा अपना को भरम अपना भी रख लो। जितने केसेस आपने किए उसमें 90% तो ये निकल जाते हैं। अपनी अपना प्रोसिक्यूशन को मजबूत करें, अपना जो आप एविडेंस गवाह उनको मजबूत करें। जी सलमान। लेकिन बात यह है कि मरियम को इस वक्त एक बड़ा क्राइसिस तो ना पॉलिटिकल ग्राउंड में हासिल है, ठीक है। और वो क्राइसिस है जो मफामती ग्रुप है उसके कॉन्टेक्स्ट में। शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज, ख्वाजा आसिफ, राना तनवीर, ये सारे उनके पीछे पड़े हुए हैं कि भाई ये जो आपकी टकराव की सियासत है हमें कबूल नहीं। अब उनका दूसरा मसला जो है वो कानूनी है, और आपको पता है ना कि नायब ने उनके खिलाफ जो जमानत है उसके हवाले से भी दरख्वास्त जमा करा दी है कि ये इनके जो बेल के हवाले से। सवाल ये है कि अब उनकी कानूनी मुश्किलात भी बढ़ गई है। अच्छा, ये बात मरियम को अच्छी तरह पता है कि वो कानूनी तौर पे कमज़ोर विकेट पे खड़ी है, इसीलिए बार बार मुकदमात में इल्तवा और ताख़ीरी हरबे वो इख्तियार करती हैं। कभी कोई वकील बदल लेती हैं, कभी कोई वकील बदल लेती हैं, कभी वहाँ से तारीख मांगती हैं, कभी कुछ करती हैं, क्योंकि उनको पता है कि अगर ये डे बाय डे जो आपने कहा ना डेली बेसिस पे प्रोसीडिंग चली ना तो फिर ये फैसले आ जाएंगे। और उनको पता है कि हमें इन अदालतों से कोई फौरी तौर पर रिलीफ मिलने वाला भी नहीं है, इसीलिए वो कहती है कि नवाज शरीफ साहब इसलिए पाकिस्तान नहीं आएंगे क्योंकि हमें इन अदालतों से रिलीफ नहीं मिलना। तो मुझे लगता है कि उनकी सियासी मुश्किलात के साथ साथ अब कानूनी मुश्किलात भी बढ़ जाएंगी और उन पर एक बड़ा दबाव बढ़ेगा कि वो इन चीज़ों से कैसे अपने आप को बाहर निकालने में दबाव बढ़ता जाएगा खालिद साहब। और ये पिछले चंद रोज से हम देख रहे हैं, एक तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर भी नैब ने उनके खिलाफ जो है उनकी ज़मानत मनसूख करवाने के लिए दरख्वास्त जो है वो दायर कर दी है। और दूसरा ये जो नई इंक्वायरी है शमीम शुगर मिल्स वाली, ये भी बड़ी अहम है। और इस हवाले से नैब ने तमाम जो सेल एंड परचेज की दोनों जो शुगर मिल की दस्तावेज़ात हैं वो हासिल कर लिए हैं। और उसके साथ जो है ये जो शमीम शुगर मिल थी इसमें मरियम नवाज भी शेयर होल्डर थी और दूसरे लोग भी थे, लेकिन इसको 1 अरब 65 करोड़ रुपए में फ़रोख्त किया गया। और अब नैब की तरफ से ये तहकीकात हो रही हैं कि ये फ़रोख्त करने की नौबत क्यों आई। और दूसरा, इस पर 88 करोड़ रुपए जो है इस पर लोन लिया गया है, 88 करोड़। और उसमें नैब की तरफ से ये भी देखा जा रहा है कि ये जो लोन लिया गया है इतनी बड़ी अमाउंट का, तो इसका कोई ज़रे ज़मानत या इसकी ज़मानत में भी कुछ दिया गया है और कैसे ये लोन जो है ये लिया गया। दूसरा, इसके साथ एक जो है और 36 करोड़ रुपए का जो है वो स्पॉन्सर जो है अब वो भी इसमें शामिल है। तो स्पॉन्सरशिप जो है ये कैसे, ये सारी तफसीलात जो है ये नैब की तरफ से तहकीकात जो है वो की जा रही है। याददाश्त बड़ी है और मैं नीचे से देख के पढ़ते हैं तो फिगर ये सुबह 5 बादाम खा के आते हैं। नहीं, वो मेरा असल में कैरियर का जर्नलिज्म में आगाज जो था स्टार्ट था वो कॉमर्स रिपोर्टिंग से था। और दूसरा मैं आपको बताऊं कि एक और दिलचस्प बात इस हवाले से बताना चाह रहा हूं। आपको पता है कि लाहौर के अंदर शरीफ फैमिली की जो है बहुत बड़ी एक स्टेट है और रायवंड के अंदर जाती उमरा में, तो मरियम नवाज साहबा जो हैं उनका जो वहाँ शेयर है उस स्टेट के अंदर वो 200 एकड़ के करीब बनता है। और वो पंजाब में लाहौर, आपको पता है कि लाहौर में 200 एकड़ जमीन जो है वो कितनी महंगी और कितनी, और सऊद पंजाब के बड़े जगीरदार को आप एक तरफ ले लें और मरियम नवाज को एक तरफ लेके, तो ये उस हवाले से मालियत के हवाले से मरियम नवाज जो है वो आगे होंगे। अच्छा राना साहब, देखें ये आपने कहा ना कि अदालतें बन रही हैं और उनका केसेस का फैसला होना चाहिए, सलमान साहब ने अगर डे उल्टे हेरूंगा, असल में ना ये पूरा माफिया है। आप देखें कि शर्जील मेमन की जो नैब का एक अफसर था, कागजात में असल फाइल में असल कागजात थे वो गायब कर दिए। सदर मुल्क और अपील की कि हमें उमैर को बरी करें, लेकिन उन्होंने बरी नहीं किया। ये एक पूरा माफिया है। तो देखे ना, एक फाइल में से असल कागज गायब हो गए। तो आप तो न्यूज़ के हब पे बैठे, आप देखते आते जाती खबरें आपके पास। तो ये नैब और ये मरियम और ये शरीफ फैमिली और ये पीपल्स पार्टी, ये इनका फैसला क्यों नहीं होता कि
सब गिला करते अगर फैसले का इख्तियार इनके पास होता तब तक हो मैं तो चुका अभी होता। तक अच्छा, मैं आपको ना एक लतीफ़ा छोटा सा शेयर करता हूँ। एक साहब थे बड़े मोटे, वो कांटे यार मुझे ना प्लीज करें। कि वो कांटे से ना मटर खा रहे थे। अब वो एक मटर रह गया, वो जब यूं मारते थे मटर इधर चला जाता था, उधर मारते थे उधर चला जाता था। काफी देर हो गई तो किसी साहब ने कहा जी हाथ नल चुके खा लो, कहते नहीं अभी थक गए हैं। तो आप बताएं ना कि आप मैं भी बताने, ये आसिफ जरदारी का एक नुस्खा है जो मुस्लिम लीग नून इस्तेमाल कर रही है कि अदालतों को लंबा करके थकाएं अदालतों को लंबा किए जाएं उससे होता क्या है कि वो जो एक सेंसिटिविटी होती है वो आहिस्ता आहिस्ता कम होती जाती है, हालात बदलते हैं, बीच में कोई आ जाता है, कोई टर्निंग पॉइंट आ जाता है, कोई डील हो जाती है, कोई मामला इधर चला जाता है। ये वही स्ट्रेटजी ये लोग अपना रहे हैं। लेकिन इसी तरह ये जो मरियम नवाज का जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर जो अपील चल रही है, इसमें 5 बार जो है वो इल्तवा ले चुके हैं। अच्छा नहीं, उसमें इल्तवा तो देखे ना और केसेस में भी इतने हुए हैं। शफीक अवान साहब, बात ये है जो आपने बात की ना, मेरे दिल को लगी कि देखे कानून जो है, कानून क्यों अंधा होता है? क्योंकि उसकी नजर में ना अमीर होता। अगर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये फरमाते हैं कि अगर मेरे बेटी फातिमा भी होती तो मैंने इंसाफ करना था, तो ये असूल तो तमाम अदालतों पे लागू होता है। बिल्कुल कि वो ये ना देखें कि कौन कितना ताकतवर है और कौन कितना कमजोर है, वो ये देखें कि कानून के तहत क्या होता है। इतना लंबा लंबा वो क्या इंग्लिश में कहते हैं, जस्टिस डिलेड जस्टिस डिनाइड, ठीक है ना। आप इतना लंबा लंबा करते हैं कि उसकी बात ही खत्म हो जाती है। मैं ये समझता हूं कि हमारी अदालतों को इसकी तरफ जाना चाहिए और जाके ये फैसले करने चाहिए। कौम मुंतज़िर है इस बात के कि हमारे राणा साहब, हमारे वज़ीर आज़म कहते हैं ना कि जो अमीर हैं हमारे मुल्क के, जो सियासतदान हैं, वो उनको एनआरओ चाहिए और गरीब को इंसाफ चाहिए। इंसाफ चाहिए। अच्छा जी, अब जो बलूचिस्तान की सूरत हाल है वो जरा मजीद बिगड़ गई और अब सूरत हाल ये कि जाम कमाल साहब ने तो कहा मैं तो नहीं देता इस्तीफा, जनाब ले आओ तुसी तहरीक अदम ले आओ। और एक नया तरह बलीदी साहब को उन्होंने कायम मुकाम सदर बनाया है, इस पे भी कंफ्यूजन है। वो कहते हैं मैं हूं, वो कहते हैं नहीं जी मैं हूं। ये सारी सूरत हाल में ये जो एक पिछले कुछ दिनों से पूरी कौम देख रही है कि बलूचिस्तान का कोई मसला किसी तरह लगे बनने लगता नजर आ रहा है। देखिए, ये बलूचिस्तान में हमेशा क्राइसिस ऐसे होता है, पिछली हुकूमतें देख लें आप, ऐसे ही हुआ है। अब जब ये मसला सर उठा रहा था, मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि पहले साल ही मसला, और उसमें कुछ वज़रा ने इस्तीफे दिए, कुछ और भी मामला हुए, यानी जो बड़ों ने तवज्जो नहीं दी। बिल्कुल सही। अगर बड़े शुरू में तवज्जो दे देते, बैठ के मसाइल हल कर लेते और ये कमाल साहब अपनी ईगो से बाहर आ जाते तो शायद ये बात यहाँ तक ना पहुँचती। अब बलूचिस्तान के लोग देखें, वो जजला आया, अब हुकूमत जो है अपने आप को बचाने और अपोजिशन जो है उनको गिराने में लगी हुई है। बिल्कुल सही। ये चीज़ें जो होती है ना किसी भी सियासी जमात जमहूरी सेटअप में, आप पहले दिन जब आप अलाइज आपके हों तो आप उनको बिठा के साथ लेके चलते हैं, वरना अपोजिशन तो बैठी होती है ताक पे। और मैं ये कहूँगा कि भाई ये इस मसले को भी हल कर लें। बलूचिस्तान के मसाइल और बहुत ज़्यादा हैं, वहाँ के लोगों के पास तालीम नहीं है, इलाज की चीज़ें नहीं है, सोशल उनके पास सेटअप नहीं है, तो उस तरफ तवज्जो दें बजाय कि आप इस। और मैं फिर ये कहूँगा कि इसमें प्राइम मिनिस्टर ज़्यादा इंटरवीन नहीं कर सकते, लेकिन पीटीआई और दूसरे लोग हैं वो उसमें इंटरवीन करें। उनके बड़े सजरानी साहब उसमें एक्टिव हैं, उनको बैठ के इस मसले को हल निकालें, नहीं तो फिर ये मसला जो है कहीं का कहीं चला जाएगा। जैसे माजी में हमने देखा है कि हुकूमतें टूटती रही हैं, फिर अगर बात इतनी बढ़ गई, इतनी बिगड़ गई, कोई मानने को तैयार नहीं, तो अपना बलूचिस्तान अवामी पार्टी के अगर अगला चीफ मिनिस्टर आया ना तो उस पर कुछ कर लें, लेकिन इस मसले को हल करें, लिंगर न करें। बलूचिस्तान रुका हुआ है इस वक्त, हुकूमत रुकी हुई है इस वक्त। देखें ना, एक तरफ तो पहले था हुकूमत का क्राइसिस, अब जो बलूचिस्तान अवामी पार्टी है बाप, उसके अंदर भी मसला पड़ गया वो सदारत के ऊपर। तो ये बुरहान जो है वो हुकूमत से के साथ साथ हुक्मरान जमात है उसके ऊपर भी आ गया है। तो मैं ये समझता हूँ कि हुक्मरान जमात की जो क़यादत है उसको इस मौके पर एक बड़ा रोल प्ले करना चाहिए। दिलचस्प बात देखिए साहब, दोनों ग्रुप जो है ना, बजंजो साहब भी और वो जाम कमाल साहब इस्लामाबाद की तरफ नजर लगा के बैठे हुए हैं, इस्लामाबाद में बैठे हुए हैं, तो मामला को रिजॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं अपने अपने हक में। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि सादिक संजरानी साहब जो है वही इसके अंदर एक लीडिंग रोल प्ले कर सकते हैं। अगर वो जाम कमाल के साथ और बजंजो या जो बलीदी साहब है इनके साथ बैठ के कोई मसले का निकाल लें, जिससे पार्टी का बुरहान भी खत्म हो सके और साथ साथ हुकूमत का जो क्राइसिस है वो भी निकल सके। और असल तवज्जो जो है, जैसे शफीक ने कहा कि जो रियल इशूज हैं उन पे दें, अपनी एनर्जी जो है वो इन इशूज पे जाया करके आप पाकिस्तान के लिए और ज्यादा मसाइल पैदा करें। तहरीक-ए-इत्तेहाद एक इशू था, अब एक उन्होंने नया इशू खड़ा हो गया कि जी सदर कौन है।
तो कहीं ये डाइवर्ट करने की कोशिश तो नहीं है सिचुएशन को? देखिए राणा साहब, पहली बात तो ये है कि बलूचिस्तान के अंदर हम देख रहे हैं कि पिछले 50 साल से हमें सियासी अदम इस्तेहकाम नज़र आता है। बिल्कुल सही। और इसका आगाज़ जो हुआ था वो 73 में जब अताउल्लाह मैंगल की हुकूमत का खात्मा किया गया था, तो उस वक्त से ही जो अताउल्लाह मैंगल, आपको पता है कि बलूचिस्तान के पहले जो थे वो वज़ीर आला थे, लेकिन उनकी हुकूमत भी जो है अब वो ख़त्म कर दी गई और उसके बाद तसलसल के साथ ये सिलसिला जो है जारी रहा। और 50 साल के अंदर सिर्फ एक जो वज़ीर आला थे जाम यूसुफ, जाम कमाल के वालिद, वो सिर्फ परवेज़ मुशर्रफ के दौर में अपने 5 साल पूरे कर सके हैं, वरना कोई हुकूमत आज तक बलूचिस्तान में अपने 5 साल पूरे नहीं कर सकी। तक इनके जो दादा थे जाम कमाल के, वो उनको भुट्टो साहब ने पहले वज़ीर आला बनाया, 1 साल बाद उनको उतार कर उनको स्पीकर बना दिया, यानी उनकी प्रमोशन करने की बजाय उनको डिमोशन कर दी। और इस तरह बलूचिस्तान की जो पसमानदगी है, जो मसाइल हैं, उसमें मैं समझता हूं कि वहां पर जो सियासी अदम इस्तेहकाम है वो भी एक बहुत बड़ा फैक्टर रहा। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो रहा है, 2 टॉपिक रह गए, लेकिन आपने जो बात बताई उससे बस एक शेयर करूंगा कि पाकिस्तान के सियासी निज़ाम का अलमिया देखें कि परदादों से शुरू होते हैं बादशाहत और नीचे तक आती है, और बलूचिस्तान के अवाम वहीं पे खड़े भूखे, ना वहाँ पानी का मसला हल हो सका, ना दीगर मसाइल। जो दादा परदादा बेटा बेटा उसका बेटा वो बादशाहतें कायम रखते हैं और अपनी जिंदगियां बना लेते हैं, गरीब आदमी वहीं मर जाता है। ये मैं अब जंग और रोज़नामा पाकिस्तान का इदारिया है, मैं चाह रहा था कि वो डिस्कस करें, उसके बाद मैं चाह रहा हूँ कि छोटे से कमेंट कीजिएगा। असल जो टॉप ट्रेंड वाली बात है, मैं उस पर चाह रहा हूँ कि आप लोगों से मैं बात करूँ। ऐसा करें राणा साहब, बिल्कुल आप ठीक है, टॉप ट्रेंड इंपॉर्टेंट है, इसको ये इदारिया आपने भी लिखा है, तो हमें इनलाइटन करेंगे क्या लिखा है, क्या इसके मकासद, इसके पीछे क्या है। अच्छा, कलाम शायर बाज़बान शायर। अच्छा, मैं देखिए जी, मैं हमें राणा साहब खुद भी इदारिया लिखते हैं। आज इन्होंने लिखा है, आज इन्होंने लिखा है पाकिस्तान। देखिए, मैं ये समझता हूँ सर मुख्तसरन, ताकि हम उस पर जाए कि आप बीइंग इदारिया नवीस, मैं ये समझता हूँ कि जो आलमी बरादरी है वो जान के अफगानिस्तान को इग्नोर कर रही है, जान के वहाँ अलमिया पैदा करने की कोशिश कर रही है, उनके अकाउंट सीज कर दें, खुराक के ऊपर पाबंदी लगा दें, मेडिसिन के ऊपर लगा दें, ब्रेन ड्रेन जो है कर दें, वहाँ से ज़हीन लोगों को निकाल दें। तो इसका नुकसान पूरी दुनिया को बर्दाश्त करना पड़ेगा। अगर हमने इस बहरान को प्रॉपरली टैकल ना किया तो ये समझे कि ये बहरान खाली पाकिस्तान के लिए नहीं है। आग अगर हमारी तरफ आएगी तो अमेरिका, रूस, चीन, बरतानिया भी इससे महफूज नहीं रहेंगे। अच्छा सर, अब आ जाए आयशा अकरम नाम है ना? हाँ, आयशा अकरम वाले इशू के ऊपर देखें, फिर बात हम वहीं पे आ गई कि हमारा मीडिया क्या है। हमारे मीडिया ने एक इशू उठाया और पूरी दुनिया में हम रुसवा किया गया, हमें ऐसी वीडियोस दी गई कि जैसे पाकिस्तान में खवातीन का कोई एहतराम ही नहीं है। और शफीक साहब, आपको याद है वो साइकिलिस्ट खातून जो आई जिन्होंने पूरे पाकिस्तान का मोटरसाइकिल पे किया और मुसलमान हो गई, वो पाकिस्तानियों के किरदार से इतनी मुतासिर हुई कि ये मीडिया क्या करता है साहब। कल फवाद साहब ने ठीक अपनी प्रेस में पॉइंट आउट किया, एक साफी का सवाल आ गया इस बारे में। अव्वल तो वो सवाल वहाँ बनता ही नहीं था, लेकिन उन्होंने अच्छा जवाब दिया कि उन्होंने कहा हमारा मीडिया देखने क्या करता है, बल्कि एक चैनल तो है, एक चैनल शुरू करता है पूरी मैराथन उस पर ट्रांसमिशन शुरू करता है और उसमें होता है पाकिस्तान का के मुआशरे को बैशिंग करते हैं। चलो पाकिस्तान को तो बैश करते हैं, वो पाकिस्तान के मुआशरे को ऐसा नैरेटिव बना देते हैं कि पूरी दुनिया कहती है कि पाकिस्तान जो है वो ख़वातीन के लिए गैर महफूज है, क्योंकि ख़वातीन जो हैं उसको पूरा दुनिया बहुत सेंसिटिव, हम भी सेंसिटिव, आप भी माशाल्लाह बहुत सेंसिटिव हैं। लेकिन देखिए मीडिया ने रोल क्या प्ले किया, उसको ऐसे रोल प्ले किया कि भाई ये जुल्म हो गया, ये हो गया, वो हो गया, और पूरी दुनिया में हमारी जो है, बल्कि हमारा जो भारत अमेरिकन के जो चैनल्स हैं और अखबार पेपर तक ये मसला आया। लेकिन खोदा पहाड़ निकला चूहा, ठीक है, उसको वहाँ नहीं जाना चाहिए था, उसकी ज्यादती हुई, इसको हम कंडेम करते हैं, इसको हम अप्रिशिएट नहीं करते। लेकिन उसका एंड क्या निकला कि अब वो पैसे मांग रहे, वो जो उसका पार्टनर था वो उसे कह रहा है रेम्बो कि भाई इस एक बंदे के कितने पैसे मिलेंगे, जिनकी शनाख्त की उन्होंने, अब वो कह रही है 5-5 लाख से ज़्यादा इनकी औकात नहीं है। तो यार मीडिया को थोड़ा बिहेव करना चाहिए, चीज़ें इस्टेब्लिश हो जाएं फिर उसको आगे लेके चले। वो रेप केस होता है, कुछ होता है, तो उसको इतना उछालते हैं कि भाई कुछ को कुछ हो जाता है। लेकिन मीडिया को अपना रोल प्ले करना चाहिए और ये देख के करना चाहिए कि वो क्या कर रहे हैं, कल उनको खुद सुबकी ना हो। ठीक है सलमान जी, मुझे इसका जवाब दे। ये जो टिकटॉक बनती है
और आप हम सोशल मीडिया देखते हैं, इखलाकियात से ये लोग बाहर निकल जाते हैं। और वो ये वही बात है जो चोई फवाद हुसैन एक अरसे से कह रहे हैं कि भाई मीडिया के लिए कोई हमें लाहे अमल इखलाकियात बनानी चाहिए, और ये टिकटॉकर्स ने तो सोसाइटी का बेड़ा गर्क कर दिया। देखिए बात ये है, जब आप वीडियो वायरल करना चाहते हैं और चाहते ये हैं कि किसी तरीके से हमारी वीडियो वायरल हो जाए और इसके नतीजे में हमें पैसा मिल जाए, और हम अपनी अखलाकियात को पीछे छोड़ के कुछ ऐसा करें जो बहुत गैर मामूली हो और लोगों के अंदर एक ऐसी दिलचस्पी पैदा कर दे ताकि हमारी रेटिंग बढ़ जाए, जब इस तरह का रवैया होगा तो फिर ये मसले तो होंगे ना। अब आप मीडिया को देखिए, कल तक तो वो आप इन्होंने कहा ना मैराथन ट्रांसमिशन, अब कल जब ये वाकयात सारे निकल के सामने आ रहे हैं तो अब मैराथन ट्रांसमिशन कहाँ है? खामोशी। अब क्यों नहीं आप उन चीजों को फॉलो अप कर रहे हैं, क्यों नहीं बता रहे? और ये बड़ा अच्छा फैसला किया है जो टिकटॉकर्स हैं, उन्होंने कहा कि जो मुख्तलिफ पार्क्स वगैरह हैं इनके अंदर इनका दाखिला बंद किया है, क्योंकि ये एक अजीबो गरीब कल्चर हमने पैदा कर दिया है। लड़का लड़की एक बिल्कुल अजीबो गरीब अंदाज इख्तियार करते हैं। ये देखिए, ये जो सोशल मीडिया पर जो आयशा अकरम वाला जो वाकया मनारे पाकिस्तान पर रूनमा हुआ है, और इससे हमारा जो प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया वो भी पीछे नहीं रहा। और जिस शद्दोमद के साथ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर और फिर उसके बाद प्रिंट मीडिया पर इसको रिपोर्ट किया गया, उससे भी जो है इसको बड़ी हवा दी गई। और बड़ा, हालांकि उस वक्त भी इस तरह के खदशात का इज़हार किया जा रहा था कि जिस तरह के अब हकायक सामने हैं। बिल्कुल से बहुत शुक्रिया आप तीनों का। आज के प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो रहा है, लेकिन जाते जाते एक आदमी को ट्रिब्यूट देना है, इस एक ऐसे साहिर को जिसने इस फिज़ा में ऐसी धुनें पैदा की, ऐसे राग इंट्रोड्यूस कराए जो पहले से मौजूद थे, और उससे पाकिस्तान नहीं, भारत नहीं, पूरी दुनिया मुतासिर हुई। आज नुसरत फ़तेह अली खान साहब की 73वीं सालगिरह मनाई जा रही है। क्या धुनें बनाई, क्या गीत गाए, और इस पाकिस्तान के अंदर जितनी कसाफत है, उनकी उस खूबसूरत आवाज़ों और ख़ूबसूरत धुनों ने उन कसाफत को कम करने में अपना किरदार अदा किया। आप जहाँ रहें, अल्लाह ताला आपको दर्जात बुलंद फरमाए। कल इंशाल्लाह मुलाकात होगी, अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।